me against the wall. आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों मैं आ चुका हूं और आज जो हमारी वीडियो मेरे एक नई वीडियो में, और दोस्तों आज जो हमारी वीडियो होने जा रही है ये हमारे क्लास 10th की चैप्टर नंबर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट पार्ट होने जा रहा है उसका। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे द विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन। मतलब यहाँ पे हम सिंबल्स की बात करेंगे, ठीक है, कुछ पिक्चर्स की बात करेंगे, कुछ पेंटिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मतलब एक स्ट्रेंज केस पढ़ेंगे, मतलब एक अजीब एक कहानी पढ़ेंगे जो कि है हमारे बल्कन्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों बल्कन्स आप सोच रहे होंगे, बल्कन्स तो हमने कभी नाम नहीं सुना। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन ये सारे नाम तो हमने तब भी सुन रखे हैं, लेकिन ये बल्कन्स हमने कभी नाम नहीं सुना। आप ये सोच रहे होंगे ना दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना तो आपको आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि बल्कन्स है क्या। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अंकित धारा और शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो हमारी लास्ट वीडियो है इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, तो इसमें बेसिकली जो आते हैं ना, जो कैरिकेचर्स होते हैं, कैरिकेचर्स मतलब जो कार्टून्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, कार्टून्स होते हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस मतलब जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी किताबों में जितने पिक्चर्स छापे जाते हैं, जितनी भी छवियां छापी जाती है, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी रिवॉल्यूशन के फैलने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसका होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको शायद से याद भी हो चुका होगा, मैंने इतनी बार बता दिया है, आपको शायद से याद भी हो चुका होगा कि मतलब किसी भी रिवॉल्यूशन को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है किताबों का, थिंकर्स का। ठीक है, इन दोनों लोगों ये सारी चीजें का बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दोस्तों तो इसमें विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक के नाम का मतलब क्या है, मतलब नेशन को विजुअलाइज करना, मतलब एक तरह से नेशन, जो नेशन स्टेट्स है, मतलब जब हमारे देश जब स्टेट्स यूनाइट हो रहे थे तो उस टाइम पे उस चीज की कल्पना करना, उस चीज को विजुअलाइज करना एक अलग ही रूप में, एक अलग ही पोस्टर, एक अलग ही कार्टून, एक अलग ही ड्राइंग में, उस चीज को हम कहते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों? अगर आपको नहीं आई तो और भी अच्छी बात है, तोड़ के मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में, ठीक है, अगर आपको दूसरे शब्दों में बताया जाए इस चीज के बारे में, तो दोस्तों यही चीज है कि मतलब जितने भी किताबें होती थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मतलब ये जाहिर सी बात है, हर एक बंदा तो पढ़ा लिखा हो नहीं सकता। तो उस टाइम पे यूरोप में क्या था, उस टाइम पे यूरोप में सारे बंदे पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसी चीज को जितने भी थिंकर्स थे, जितने भी राइटर्स थे, उन सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखते हुए उन सारे लोगों ने क्या किया, मतलब जितनी भी किताबें छापी, उन किताबों में बहुत ही बड़ी बड़ी पिक्चर्स डाली। ठीक है, बड़ी बड़ी पिक्चर्स डालते गए वो। ठीक है, तो उस पिक्चरों से क्या हुआ, लोगों को जो अनपढ़ लोग भी थे, उन लोगों को भी वो चीज समझ में आ गई। क्योंकि एक चीज देखो, अगर आपको मैं कॉमिक दूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक कॉमिक दूं और उसमें मतलब कुछ भी ना लिखा हो, तो आपको क्या समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आया आपका दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, उसमें कार्टून्स बने रखे हैं और वो कार्टून्स कुछ एक्शंस कर रहे होते हैं जिससे आपको समझ में आता है। ठीक है, यही चीज होती है बुक्स में भी हमारे। तो उस टाइम पे जितने भी राइटर्स थे, जितने भी थिंकर्स थे, उन लोगों ने जब अपनी किताबें छापी तो उन किताबों में उन्होंने बेसिकली बड़ी बड़ी पिक्चर्स डिपिक्ट की और वो पिक्चर्स कुछ एक्शन कर रही थी उसमें। तो ये सारी चीजों से ना जो भी अनपढ़ लोग भी थे उनके दिमाग में भी आइडिया जा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों विजुअलाइजिंग द नेशन का इसका मतलब देखा जाए तो जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन समझाने का कॉन्सेप्ट है, इट इज इजी, अब पढ़ते हैं इसको अच्छी तरीके से। इट इज इजी टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैच्यू। ठीक है, मैंने क्या बताया, किसी भी मतलब आपको सोचो, सपोज आप एक देश में नए हो, ठीक है, तो आप जैसे एयरपोर्ट में गए, मतलब जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अमेरिका गए, ठीक है, आप इंडिया से अमेरिका गए, तो सबसे पहले आपको क्या चीज दिखेगी वहां पे जिससे आपको पता चलेगा कि आप अमेरिका में हैं? ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप एयरपोर्ट में आते हो, तो एयरपोर्ट में आते ही सबसे पहले आपको अमेरिका का नेशनल फ्लैग दिख जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को देख के, उस नेशनल फ्लैग को देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर हूं, मैं अमेरिका में हूं। ठीक है, प्लस जो स्पेशल अनाउंसमेंट्स होती है, ठीक है, कि आपकी मतलब हमारा जो प्लेन है वो अमेरिका में लैंड कर चुका है।
ठीक है। तो इससे मतलब आपको पता चला कि हम अमेरिका पहुंच चुके हैं। या फिर जब आप जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो आपको वहां पे एयरपोर्ट में लिखा होता है कि वेलकम टू अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चीजें हैं दोस्तों। तो आपको ये सारी चीजें पता कैसे चली कि आप अमेरिका में कैसे, आपको कैसे पता चला? क्या आप मतलब आपको तो पता नहीं था कि मतलब कि प्लेन मतलब इतनी हजार ऊंचाई से ऊंचाई पे उड़ेगा, उड़ के मतलब लेफ्ट राइट जहां पे भी लेगा, जहां पे भी टर्न मारेगा, जहां से भी लेके जाएगा, जिस रेडियस में लेके जाएगा, और वहां से जब हम नीचे उतरेंगे तो हमारा अमेरिका आ गया। आपको थोड़ा ना पता है इतना कुछ। अगर आपको पता होता तो आप पायलट नहीं होते। ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों का मतलब किसी भी चीज के बारे में पता करने के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो उसको देख के समझ जाने वाली चीजें होती है वो होती है हमारी पिक्चर्स, विजुअलाइजिंग चीजें, कंटेंट्स उसका। ठीक है। जैसे आप अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो। ठीक है। आपको आपको पता नहीं मतलब आप मेरी वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको पता लगाना है कि ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उस चैप्टर में बेसिकली है क्या, यही चीज आपको पता लगानी है। ठीक है। तो इसी चीज के बारे में आपको मतलब क्या करना है, इसी चीज के लिए तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो मेरी वीडियो भी एक विजुअली तो है, विजुअल का मतलब क्या है? ये वीडियो एक तरफ से आप मेरे देख तो रहे हो ना। तो यही चीज होती है, मतलब किसी चीज को समझाने के लिए किसी पिक्चर, वीडियो, कार्टून, इन सारी चीजों को ही हम विजुअल कहते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें, अच्छा आपको मैं सपोज आप एक कंट्री में गए, ठीक है, और वहां पे आपको उसके प्रेसिडेंट के बारे में जानना है, लेकिन आपको आप मतलब किसी आप वहां पे नए हो तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज आपको कैसे पता चल जाएगा? क्या आप वहां पे जैसे सपोज जो बाइडन है अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। ठीक है। तो जो बाइडन की आपका अब जैसे अमेरिका में घुसते हो तो शायद से अगर आपको जो बाइडन की मूर्ति या फिर जो बाइडन की फोटोज दिखेगी तो आपको समझ दिमाग में आ ही जाएगा कि यही है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इट इज इजी टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू। एक रूलर को मतलब एक शासक को और एक पर्सन को रिप्रेजेंट करना एक स्टैचू और एक पोर्ट्रेट के थ्रू, पोर्ट्रेट मतलब एक पिक्चर के थ्रू बहुत ही ज्यादा इजियर होता है। ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव अ फेस टू अ नेशन। लेकिन देखो एक बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी पोर्ट्रेट, उसकी स्टैचू बनाना तो इजी है। ठीक है। जैसे उसको पता भी चल जाएगा कि बंदा है कौन, स्टैचू और पोर्ट्रेट से। लेकिन एक नेशन को फेस देना, फेस मतलब एक नेशन को एक चेहरा देना। ठीक है। चेहरा मतलब उसको मतलब नेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्यों। In the 18th and 19th centuries, artists found a way out by personifying a nation. In other words, they represent a country as if it were a person. दोस्तों आपने फ्लैग्स तो देखी होंगे, नेशनल फ्लैग जैसे हमारे इंडिया का ट्राई कलर तिरंगा है। ठीक है। जैसे फ्रांस का भी मतलब फ्रांस के हर एक कंट्री का फ्लैग है ना। तो दोस्तों ये फ्लैग से हमें क्या पता चल रहा है? जैसे अगर मैं इंडिया का फ्लैग लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब मैं कौन हूं? एक इंडियन हूं। तो आपने मुझे कैसे पहचाना? कि मैं एक इंडियन हूं? आपने मुझे वैसे ही तो पहचाना ना कि जब मैं मतलब नेशनल अपने इंडिया का फ्लैग लेके जब मैं जा रहा था, ठीक है, तब आपने मुझे देखा तो आपके मन में क्या है कि ये एक इंडियन है। ठीक है। आप बाहर के देश के थे। ठीक है। अगर आप बाहर के देश के हो, ठीक है, आपने मुझे देखा कि मेरे हाथ में ट्राई कलर है, इसका मतलब आपने मुझे क्या सोचा? मन आपने सोच लिया कि ये बंदा इंडियन है। आपने मेरे हाथ में नेशनल फ्लैग को देखा। ठीक है। और उसी पल आपने मतलब दिमाग में अपने ब्रेन में एक आइडिया दौड़ाया जिससे मतलब आपको पता चला कि ये बंदा इंडियन है। आपने फ्लैग को देख के मुझे कहा। ठीक है। ना कि मुझसे पूछा, ना कि मुझे देख के, आपने एक विजुअल को देखा। आपने उस टाइम पे जो मेरे हाथ में जो फ्लैग था उस टाइम पे वो क्या काम कर गया? एक विजुअल का काम कर गया। तो दोस्तों नेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है हमारा ट्राई कलर्स, उसके झंडे, उसके फ्लैग्स। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैंने आपके सामने कनाडा का झंडा रख दिया, कनाडा का झंडा मैंने आपके सामने रख दिया, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये झंडा किसका है, मतलब ये बंदा किसका है। मतलब सपोज मैं अभी कनाडा का झंडा लेके खड़ा हूं तो इसका मतलब मैं कौन हूं? कैनेडियन। मैं इंडिया का झंडा लेके खड़ा हूं, मैं इंडियन। अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका झंडा लेके खड़ा हूं तो मैं अमेरिकन। समझ में आई ना। ठीक है। तो इसमें आते हैं विजुअल्स।
दोस्तों किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम पे जितने भी थिंकर्स थे, जितने भी मतलब ये सारी चीजें सोचने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया, नेशन को रिप्रेजेंट करना है तो एक पूरे के पूरे नेशन का एक कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका समर्थन सब करे और जिसको देख के सब इज्जत करे। फ्लैग्स आ गए इसमें, ठीक है, फ्लैग्स का इज्जत सारे करते हैं, सर झुक जाता है इंडिया के तिरंगे के सामने हमारा, ठीक है। The female from which was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it attempted to give the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. दोस्तों, विजुअलाइजिंग द नेशंस का मतलब है कि मतलब किसी एक नेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। साफ तौर पे इसका मतलब यही है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक औरत को लिया और औरत के हाथ में मैंने इंडिया का फ्लैग पकड़ा दिया, उसके पीछे एक शेर खड़ा कर दिया, उसको व्हाइट साड़ी में ढक दिया, उसके सर पे मुकुट, उसके बदन पे गहने लगा दिए, तो आप उसको क्या समझोगे, भारत माता, ठीक है। आप उनको क्या समझोगे, भारत माता समझोगे, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज थी कि मतलब फीमेल एलिगरी का मतलब होता है किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको इमेजिन करना, ठीक है। एक आइडियल को एक इमेजिन करना, उसे हम कहते हैं पर्सोनी, मतलब एक एलिगरी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विजुअलाइजिंग द नेशन उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया गया था, मतलब पर्सोनिफाई किया जा रहा था, मतलब नेशन की तुलना एक पर्सन से की जा रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जितने भी ये सारे नेशन स्टेट जो नए नए बन रहे थे, उन लोगों ने वुमेन्स को चुना। किसको चुना, वुमेन्स को चुना एज एन एलिगरी का मतलब होता है एज एन पर्सन विच रिप्रेजेंट द नेशन, एज अ पर्सन विच रिप्रेजेंट द नेशन, ठीक है। चीज समझे आपको दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज थी हमारी यहाँ पे विजुअलाइजिंग द नेशंस में। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसका नाम है जर्मेनिया, ठीक है। ये आपको एक फोटो दिख रही होगी, ध्यान से देखना दोस्तों फोटो को, ठीक है। तो इस फोटो में आपने क्या देखा, इस फोटो में आप देख रहे हो, आप अपनी बुक का पेज खोल सकते हो आप इसमें, विजुअलाइजिंग द नेशन वाले टॉपिक में। तो दोस्तों वहां पे आपको दिखा होगा एक पिक्चर जिसमें मतलब आपको दिखा होगा कि एक औरत है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, ठीक है। उसने अपने अपने सर पे ओक लीफ पहन रखी है, हाथ में ट्राई कलर ले रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये असल में रिप्रेजेंट कर रही है जर्मनी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जर्मनी को। आपको कैसे पता चला कि जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है तो दोस्तों ये असल में आपको इसलिए पता चला क्योंकि इसके पीछे जो ट्राई कलर है वो जर्मनी का फ्लैग है, ठीक है। प्लस जो ओक लीव्स है वो जर्मनी मतलब स्टैंड करती है पीस के थ्रू, मतलब पीस को स्टैंड करती है वो, मतलब वो होती है शांति का प्रतीक। ओक लीव्स जो होती है वो शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। और ये अभी रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जर्मनी को। तो ये एक फीमेल एलिगरी है, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि मतलब वाई जर्मेनिया एंड नारेनिन, ठीक है, नारेनिन यूज्ड एज एन फीमेल एलिगरी टू रिप्रेजेंट द नेशन, ये क्वेश्चन आता है। तो जर्मेनिया मैंने आपको दिखा दी। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैरिनिन कौन है, मैरिनिन कौन है। तो दोस्तों ये जो आपको स्टैम्प दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो स्टैम्प दिख रहा है ना आपको, तो दोस्तों ये है मैरिनिन, ठीक है। तो दोस्तों ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है इस फोटो में, इस पिक्चर में, ठीक है। इस पिक्चर में ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पिक्चर में जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन ये बनता है कि फीमेल फिगर्स को क्यों मतलब यूज किया गया था उस टाइम पे। मतलब देखा जाए जो फीमेल्स होती है असल में, फीमेल स्टैंड फॉर पीस एज वेल एज फीमेल स्टैंड्स फॉर वायलेंस। मतलब देखो अगर आप मतलब एक औरत है, ठीक है, एक औरत है, वो एक औरत एक तरफ से मतलब अपने घर को संभालती है, ठीक है, वो घर में अपनी पीस स्टैब्लिश करती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके परिवार के ऊपर कोई आंख उठा के भी देखता है, वो औरत जंग के लिए तैयार हो जाती है। तो ये औरत का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये फीमेल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम पे इसलिए इस चीज को यूज किया जाता था, इसलिए फीमेल्स फिगर्स को यूज किया जाता था क्योंकि फीमेल स्टैंड करती है पीस के लिए भी और वायलेंस के लिए भी, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल था ये मेरा, ठीक है। तो दोस्तों आपको चीज अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, तो आपको यार टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, विजुअलाइजिंग द नेशंस। दोस्तों ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है विजुअलाइजिंग द नेशन है,
विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब आपको पता चल चुका होगा कि नेशन को रिप्रेजेंट करना थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ पिक्चर, थ्रू अ पोस्टर और एनीथिंग। को दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, इसमें ही हम पढ़ेंगे हमारे बल्कन्स के बारे में। क्या, किसके बारे में? बल्कन्स के बारे में। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये बल्कन्स है क्या। ठीक है, क्या है ये बल्कन्स, असल में चीज है क्या? नाम भी बड़ा अजीब सा वर्गर टाइप का लगता है, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, बल्कन्स। ठीक है, तो इन द फर्स्ट हाफ शुरू पढ़ते हैं अब क्यों इसका ये असल में है क्या चीज ये। तो in the first half of the 19th century, nationalism was an idealistic liberal democratic sentiment. However, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment and became a narrow creed with limited ends. फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के शुरुआती के टाइम पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो मतलब एक तरफ से बहुत ही एक हाई पीक पे थी उस टाइम पे। मतलब नेशनलिस्ट के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग कुछ ज्यादा ही फैल गई थी, जो जोश में आके वो मतलब अपने देशों को आजाद करने के ऊपर तुल गए। ठीक है, आजाद करने में जुट गए। ठीक है, लेकिन यही चीज जो 19th सेंचुरी के एंड तक ये सारी चीजें खत्म हो चुकी होती है। मतलब जो पूरा जो जोश खरोश होता है ना वो खत्म हो चुका था, पूरा ठंडा हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड डिफरेंट नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम हॉस्टाइल टू ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मतलब नेशनलिस्ट की फीलिंग लोगों के अंदर मरने लगी, तो जो कुछ लोग थे जो उस टाइम पे नेशनलिस्ट मतलब आजाद हो चुके थे, नेशन स्टेट्स बन चुके थे, तो वो उस टाइम पे हॉस्टाइल हो गए। मतलब उन लोगों को मतलब जो भी नेशनलिस्ट की फीलिंग को जागृत कर रहे थे लोगों के अंदर जो उस टाइम पे, वो लोगों को बंद कर दिया गया, हॉस्टाइल कर दिया गया। हॉस्टाइल का मतलब होता है बंधक बना लिए गए। ठीक है, तो द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कन्स। ठीक है, तो नेशनलिस्ट की फीलिंग को फैलाना जो मतलब बहुत ही मतलब एक सीरियस टेंशन था उस टाइम पे, ये कहां पे जाके पहुंच गया? बल्कन्स में, एक रीजन में जिसका नाम था बल्कन्स। ठीक है, तो द बल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन एंड कॉम्प्राइज्ड ऑफ स्टेट्स ऑफ मॉडर्न रोमानिया। तो जो बल्कन है असल में देखा जाए तो वो एक तरह से देखा जाए तो एक भंडार है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो एक भंडार है। वो किसका भंडार है? वो भंडार है मतलब एथनिक वेरिएशन का भंडार है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत ही ज्यादा विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के, अलग अलग एथनिक ग्रुप के, हर एक टाइप के लोग रहते हैं वहां पे। चीज समझ आए दोस्तों? तो आप पढ़ते हैं वहां पे क्या कौन कौन सा, और वहां पे जितने भी स्टेट्स आते हैं वो सारे के सारे स्टेट्स हमारे रोमन के हैं, मतलब रोमेनिया के हैं। ठीक है, मतलब यूरोप के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे आते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, सोल्वेनिया, सर्बिया एंड मोन्टेग्रो, ये सारे स्टेट्स इसमें आते हैं। तो ये जो स्टेट्स है असल में देखा जाए तो ये स्टेट्स किसी के याद करने की बस की नहीं है। कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा ही वो लोग होंगे जो मतलब ये सारी चीजें याद कर सकते हैं। आप मतलब देखा जाए तो आप इसको थोड़ा बहुत कितने हैं ये याद कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स है टोटल। ठीक है, इसमें मतलब बल्कन्स में 9 स्टेट्स आते हैं, 9 कंट्रीज आती है। ठीक है, जिसमें बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस। ये बल्गेरिया, अल्बेनिया और ग्रीस जो है ये असल में रोमन एम्पायर के ही है, मतलब रोम में ही आते हैं ये। ठीक है, और जो सर्बिया, मैसेडोनिया, क्रोटिया और ये बोस्निया हर्जेगोविना, बड़ा अजीब सा नाम है भाई, ये सारे अलग देश है। ठीक है, और इनको मतलब प्रोबेबली इनको पूरा अगर देखा जाए इन 9 स्टेट्स को अगर एक नाम लेके पुकारा जाता है तो वो नाम होता है सेल्व्स। ठीक है, तो आप 9 स्टेट्स याद ना करके आप कह सकते हो कि जो बल्कन्स था वाज कॉम्प्रोमाइज ऑफ 9 स्टेट्स विच नोन एज सेल्व्स। ठीक है, अगर आपको ये 9 नाम याद नहीं करने हैं तो आपको एक शॉर्टकट देता हूं। आप क्या लिखना, अगर आपको बल्कन्स के बारे में आपके क्वेश्चन में आता है तो आप क्या लिखना, जो बल्कन है सबसे पहले आप लिखना कि बल्कन जो है एक एथनिक वेरिएशन का ग्रुप है। ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब जिसमें मतलब 9 स्टेट्स आते हैं, विच कॉम्प्रोमाइजिंग 9 स्टेट्स which we can popularly call, which we can say as they are cells।
ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेल्व्स है। ठीक है, 9 स्टेट्स के नाम ना लिखे आप दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, और 9 स्टेट्स आपको याद भी नहीं रह सकते क्योंकि बड़े ही गंदे नाम है इनके। ठीक है, so a large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. Throughout the 19th century, the Ottoman Empire tried to strengthen. मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ऑटोमन एम्पायर है क्या। दोस्तों, जो ऑटोमन एम्पायर है वो स्पेशली एक तरफ से देखा जाए तो वो एक इस्लामिक एम्पायर है, मतलब देखा जाए मुस्लिम लोगों का एम्पायर है वो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो बल्कन्स के जितने भी 9 स्टेट्स थे इनके ऊपर कब्जा था ऑटोमन एम्पायर का। और दोस्तों, आप जान के मतलब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे कि ये जो इलाका था वो मुस्लिम्स के अंडर में आता था। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या था, जो ऑटोमन एम्पायर था, असल में ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश करी थी कि यहाँ के जितने भी लोग रहते हैं इस जगह पे, उन लोगों को एलियनेटेड फील ना हो। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर ने मतलब एक कोशिश भी, ये भी कोशिश की थी कि मतलब जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो यहाँ तक ना पहुंचे। यहाँ तक क्यों ना पहुंचे, अगर यहाँ तक वो नेशनलिज्म की फीलिंग पहुंच जाती तो लोगों के मन में आता कि हमें तो ऑप्रेस किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, फिर वो भी विद्रोह करने लग जाते, फिर वो भी यूनाइटेड होने की मांग करने लग जाते। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट nationalities broke away from its control and declared independence. The Balkan peoples claimed independence of political rights on the basis of nationality. They also used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब इसी चीज से जब वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग, भावना स्प्रेड हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बहुत सारे जो मतलब धीरे धीरे एक करके, एक बाय एक, मतलब वन बाय वन, ठीक है, एक के बाद एक क्या हुआ कि मतलब जितने भी ऑटोमन एम्पायर के जितने भी रीजन्स थे, उन सारे रीजन्स ने उससे मतलब ऑटोमन एम्पायर से तलाक कर लिया। तलाक का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर को छोड़ के उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बना लिया, अपने आप को एक अलग बना लिया, आजाद, एक अलग राजा बना दिया, अपने एक अलग किंगडम उन्होंने बनवा दी अपनी। ठीक है, और उसके बाद जो बल्कन्स थे, जो मतलब बल्कन्स कौन होंगे, बल्कन जो बल्कन में उस रीजन में रहने वाले लोग कोई बल्कन्स होंगे ना, तो वो लोग क्या कहते थे, वो लोग कहते थे कि मतलब ये हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और उन्होंने मतलब इस चीज का प्रूफ भी दिया हिस्ट्री से कि पहले के टाइम पे पहले हम मतलब इंडिपेंडेंट थे, हम आजाद लोग थे, लेकिन अब तुम हमारे ऊपर रूल कर रहे हो तो इसलिए तुम हमें अपना गुलाम बना रहे हो। तो उन लोगों ने इसके लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence of different Slavic nationalities. तो बल्कन्स लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब ठान लिया कि मतलब अगर हमें आजाद होना है, अगर हमें यूनाइटेड होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा एक मतलब हर एक, ताकि हर एक जो सेल्स के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं उन सारे स्टेट्स को उनके अधिकार मिल सके। ठीक है, so the Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at expense of the other. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. तो लेकिन इसमें एक चीज थी कि यहाँ पे लोग ना एकजुट नहीं थे। अगर आपको पूरा बल्कन्स का सिस्टम अगर मैं समझाऊं धीरे धीरे से, तो मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। देखो, बल्कन्स जो था, बल्कन्स में 9 स्टेट्स आते थे जिन्हें हम सेल्व्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बल्कन्स जो था किसके अंडर था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कौन था, एक इस्लामिक एम्पायर था। ठीक है, तो वहां पे क्या हो, तो ऑटोमन एम्पायर ने वहां पे मतलब नेशनलिटी को रोक के रखा था, लेकिन तब भी नेशनलिज्म घुस गई वहां पे, नेशनलिज्म की फीलिंग वहां पे स्प्रेड होगी। स्प्रेड होने से क्या हुआ, जितने भी मतलब एक के बाद एक धीरे धीरे करके वहां के मतलब जितने भी उसके रीजन थे वो उससे अलग होते गए, अलग होके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने लग गए। तो यही चीज थी। उसके बाद वहां के बल्कन्स ने भी क्लेम किया कि हम भी इंडिपेंडेंट है, हम भी आजाद होके रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ। देखो उसके बाद क्या हुआ, जो बल्कन्स के जितने भी मतलब जो 9 स्टेट्स के जितने भी लोग थे, उन लोगों के अंदर ना मतलब एकता नहीं थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। वो लोग यूनिटी में नहीं जी रहे थे। तो एक क्या हुआ, उनके अंदर एक जेलसी की फीलिंग थी कि कौन सबसे ज्यादा टेरिटरी एक्वायर कर रहा है इस टाइम पे। तो इसी जेलसी को और इसी रिवॉल्ट को, इसी राइवलरी को एक मतलब देखा जाए तो एक बढ़ावा मिला, एक कंपनी मिल गई। किसकी कंपनी मिल गई, हमारी बिग राइवलरी की। मतलब इससे भी बड़े बड़े पावर्स इसको मतलब बल्कन रीजन को हथियाने लग गए। और उस टाइम पे बड़े बड़े पावर्स थे हमारे रशिया,
ठीक है, इस टाइम पे बड़े बड़े पावर्स थे हमारे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल मिलिट्री माइट। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, wanted to extend its own control over the Balkans. Each of these powers was always ready to counter the holds of the powers over the area. अब मैं आपको चीज समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, देखो इसमें ना जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, जो उस टाइम पे बड़ी बड़ी ताकतें थी, तो मैंने आपको क्या बताया, जो बल्कन रीजन था वो 9 स्टेट्स का रीजन था। कितने? 9 स्टेट्स का रीजन था। तो इससे क्या हुआ, इससे मतलब जो 9 स्टेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी, रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी जो जितनी भी कंट्रीज थी, ये सारी की सारी पावर्स क्या करने लगी, इसको अक्वायर करने में की होड़ में लग गई और एक दूसरे से आपस में लड़ने लग गए इसमें, ठीक है। कि मतलब कि कौन मतलब बल्कन्स को कंट्रोल करेगा, और जिसने भी बल्कन्स को कंट्रोल कर लिया उसके हाथ में जैकपॉट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बल्कन्स 9 स्टेट का है, अब अगर 9 स्टेट्स में ट्रेड होगा तो इससे मतलब देखा जाए तो उस कंट्री की जिसने उसके ऊपर एक्वायर कर रखा है, जिसने उसको एक्वायर कर रखा है, मतलब जिसने उसको हथियार रखा है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो उसको कितना बेनिफिट होगा, कितना उसको फायदा होगा, ये गौर करने वाली बात है। Each of these powers was always ready to counter the holds of the other powers over the area. और एक मतलब सारी ताकतें, इनमें जितने भी लोग, जितने भी कंट्रीज आती है, रशिया होगी हमारी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारी की सारी एक के मतलब एक के ऊपर मतलब जेलसी, इनकी भी जेलसी थी, ठीक है। कि मतलब जैसे इंग्लैंड ने एक पार्ट बल्कन्स का ले लिया, तो मतलब रशिया उसके पीछे पड़ जाएगा कि वो पार्ट तूने क्यों लिया, वो पार्ट मैं लूंगा, फिर वो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। All this resulted in a series of wars in the region and finally the First World War. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका एक ये भी रीजन था, जो कि आपको वहां में पता भी चल गया होगा, 9th में भी आपने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में नाजिस में था वो, ठीक है, हिटलर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक ये भी रीजन था कि जो बल्कन्स को कौन एक्वायर करता है, ठीक है, ये भी एक रीजन था। तो दोस्तों अभी तक हमने मतलब इस टॉपिक में इतना पढ़ा है कि मतलब देखा जाए तो जो नेशनलिज्म है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा कि ऑटोमन एम्पायर ने कितनी कोशिश की थी नेशनलिज्म को रोकने की, लेकिन वो क्या वो रोक पाए? नहीं रोक पाए। अंत में जाके ऑटोमन एम्पायर हार गई। उसके बाद मतलब एक तरह से और भी बड़ी ताकतें उसके पीछे पड़ गई बल्कन्स को एक्वायर करने में। तो ये देखो, एक चीज देखो, तख्त के पीछे हमेशा सियासत होती रही है, ऐसा इतिहास गवाह है हमारा, ठीक है। चीज समझे दोस्तों? तो दोस्तों टॉपिक हमारा यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है, वीडियो हमारी यहीं पर ही खत्म होता है। और दोस्तों आपको जान के खुशी भी होगी कि हमारा चैप्टर भी यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर 1 जो था हमारा हिस्ट्री का, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, एक तरह से कह सकते हैं। तो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि देखो जो हिस्ट्री होती है असल में वो एक दूसरे से तालमेल बना के रखती है, एक दूसरे से लिंक बना के रखती है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 9th इसमें कुछ 9th क्लास का भी है ना, 9th की फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें नेपोलियन के बारे में भी है, और भी बहुत सारी चीजें ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, हिटलर के बारे में आ गया, ये सारी चीज 9th में भी पढ़ी थी ना। तो 9th की हिस्ट्री और 10th की हिस्ट्री में लिंक है ना। तो दोस्तों यही चीज है, हिस्ट्री में यही होता है कि पास्ट का लिंक होता है प्रेजेंट से हमारे, ठीक है। तो यही एक हिस्ट्री की चीज, मतलब ये थोड़ा सा ज्ञान दिया मैंने आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डलते ही मिल जाए। दोस्तों ऑल पे जरूर कर देना, क्योंकि फिर मैं आपको जब भी आप वीडियो डालूंगा आपको फिर बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको आप सीधा मतलब नोटिफिकेशन आएगी, आपको सीधा आप उस पर क्लिक करोगे, मेरे यूट्यूब पेज पे आ जाओगे और मेरी वीडियो आप देख सकते हो आराम से। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस अपने दूसरे दोस्तों को तक भी शेयर होनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे बिल्कुल शेयर करना दोस्तों। उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि मतलब कुछ समझने का। दोस्तों अभी के टाइम पे क्या है, देखो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है अभी, ठीक है। तो अभी आप जितना आप चीजों को समझते हो अच्छी तरीके से, क्लियरली जितना मैं समझते हो, जितना आप अभी टाइम पढ़ाई को दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्तों आपका 10th बोर्ड है। दोस्तों 10th बोर्ड के टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने रात दिन पढ़ता था मैं। ये मैं ऐसे झूठ नहीं कह रहा, आप चाहो तो आप प्रूफ ले सकते हो, मेरे पास आके मेरे घर वालों से पूछ सकते हो। मैं रात के 10 12 बजे तक मैं बैठा रहता था, पढ़ता रहता था मैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम मेरा अंदर एक डर था कि हाँ बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर पास जरूर करना है, अच्छे नंबर से पास करना है।
तो मैंने वो डर अपने माइंड में बिठा के रखा, मैंने एक परसेंटेज सोच के रखा था कि मुझे 90% अचीव करना है। 90 तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाँ उसके आसपास 83 तक पहुंच गया। ठीक है, तो दोस्तों आप भी एक गोल बना के रखो। एक जैसे आपने गोल बना रखा है 100% का, तो आप अपना 100% दोगे ना उस टाइम पे। आपने अपना 100% दोगे तब उसका, अच्छा पूरा 100% नहीं आया, लेकिन उसका थोड़ा मिलता, थोड़ा तो आएगा ना, उसका 90% तक तो आ ही जाएगा। 90 ना चलो तो 80% तो आ ही जाएगी ना। बस आप अपना और पूरा का पूरा 100% दोगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप, तो दोस्तों मेरी वीडियो को, आप वीडियोस को मेरी आप देखते रहना। सेकंड चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, वो उसकी वीडियो भी मैं जरूर डालूंगा। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों सारी वीडियोस अभी देखना शुरू कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक धीरे धीरे करके आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में इकोनॉमिक्स पढ़ाई, फिर मैंने जो हमारी पोल साइंस पढ़ाई, उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करा, लास्ट में जाके ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दोस्तों। आपको, आप मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हैं 10th क्लास के, उन सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ लक है, गुड विशेस है मेरी उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो 10th के बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल झंडे गाड़ के आ जाए। दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय।